Welcome dear students, today we are going to discuss Stadia method of tachyometry. After covering this topic, you will be able to define the term tachyometry. You will be able to describe the different systems of tachyometric measurements and you will be able to recall the principle of Stadia method. मेनली देखिए यहाँ पे हम लोग एक नई यूनिट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. द नेम ऑफ द यूनिट इज टेक्योमीटर. मेनली ये बोलते हैं कि टेक्योमीटर की हेल्प से हम लोग सर्वेइंग कैसे परफॉर्म करते हैं. अभी तक हमने जाना कि जब चेन सर्वेइंग हमने यूज किया था तो चेन में हम लोग डिस्टेंस को मेजर करते थे विद द हेल्प ऑफ द चेन. इसी के साथ साथ आगे बोलता है कि नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग कंसीडर करके चलते हैं. जब हमने कंपास ट्रेवर्सिंग के बारे में जाना था या कंपास सर्वेइंग के बारे में जाना था तो हम लोग एंगुलर मेजरमेंट्स को लेके चलते थे. थर्ड पॉइंट पे हमने थियोडोलाइट का यूज करके सर्वेइंग को जानना चाहा तो थियोडोलाइट में हम लोग क्या करते थे, एंगल्स को मेजर करते थे और एंगल्स की मेजरमेंट के साथ साथ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को चेन की हेल्प से मेजर किया जा सकता था. नेक्स्ट इज टेक्योमीटर. ये बोलता है कि मेरे पास जो पॉइंट है वो पॉइंट काफी ज्यादा दूरी पे है और ये इतनी ज्यादा दूरी पे है कि हम लोग इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते. तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंगुलर मेजरमेंट्स की हेल्प से, जो भी हमारी एंगुलर मेजरमेंट्स है उसी की हेल्प से हम लोग बाकी सभी वैल्यूज को डिटरमाइन करते हैं. बाकी सभी इन द सेंस की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं. तो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग या फिर टेक्योमीटर की हेल्प से हम लोग एंगुलर मेजरमेंट्स लेते हैं और इन एंगुलर मेजरमेंट्स की बेसिस पे हम लोग डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करते हैं. और इसी में टेक्योमीटर के अंदर हम लोग फिलहाल डिस्कस करने वाले हैं स्टेडिया मेथड ऑफ टेक्योमेट्री के बारे में. देखिए, अगर यहाँ से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच की बात की जाए तो यहाँ से जनरली एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो क्वेश्चंस आपके पास थ्योरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं और इसी के साथ एनालिटिकल भी आ सकता है. एनालिटिकल इन द सेंस कि आपसे डेरिवेशन पूछी जा सकती है बाय द प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड. इसी के साथ अगर टाइप्स की बात करते हैं तो शॉर्ट आंसर टाइप, ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग आंसर टाइप, तीनों टाइप के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जा सकते हैं. प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की अगर बात करते हैं तो ये बोलता है कि स्टेडिया मेथड ऑफ टेक्योमेट्री में अगर हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स काफी ज्यादा है, या आप ये बोल सकते हैं कि एक पॉइंट बहुत ज्यादा हाई लेवल पे अवेलेबल है, एक पॉइंट बिल्कुल लो लेवल पे अवेलेबल है, तो इन दोनों की अवेलेबिलिटी के बेसिस पे आपको डिटरमाइन करना है दोनों में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना होगा. तो हम लोग इस स्टेडिया मेथड ऑफ टेक्योमेट्री को यूज कर सकते हैं. तो फर्स्ट लर्निंग आउटकम से शुरुआत करते हैं, विच इज डिफाइन द टर्म टेक्योमेट्री. देखिए, तो हमने टेक्योमेट्री में लिखा, इट इज द ब्रांच ऑफ एंगुलर सर्वेइंग इन विच द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेस आर ऑब्टेन्ड बाय द यूज ऑफ ऑप्टिकल मींस. बेसिकली ऑप्टिकल मींस का मतलब है हम लोग लेंसेज का यूज करके एंगल को मेजर करेंगे और इन्हीं के बेसिस पे हम लोग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर डिटरमाइन कर सकते हैं. तो इससे डील करने वाली जो ब्रांच ऑफ सर्वेइंग होगी उस सर्वेइंग की ब्रांच को हम लोग नाम देते हैं टेक्योमेट्री. अब टेक्योमेट्री में जो मेजर डिवाइस यूज होता है उस डिवाइस को हम लोग नाम देते हैं टेक्योमीटर. अब एक बार जानते हैं टेक्योमीटर के बारे में. देखिए, टेक्योमीटर क्या होता है. टेक्योमीटर एक स्पेशल टाइप का थियोडोलाइट टाइप का अरेंजमेंट है. इस थियोडोलाइट टाइप के अरेंजमेंट के अंदर जो हमारे पास क्रॉस हेयर्स होंगे, ये क्रॉस हेयर, देखिए अभी तक हम लोग पढ़ते हैं कि थियोडोलाइट में एक क्रॉस हेयर ऐसे एग्जिस्ट करता है. जैसे अगर शेप वाइज देखा जाए तो आपके पास कुछ ऐसी शेप होती थी थियोडोलाइट में, ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता था. लेकिन ये बोलता है कि अगर आपके पास टेक्योमीटर होगा तो आपके पास क्रॉस हेयर ऐसा नहीं होगा, आपके पास क्रॉस हेयर इस तरीके से आपको गिवन होंगे. अब ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस के बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा वर्टिकल स्टाफ होता है उस वर्टिकल स्टाफ अब यहाँ पे 3 रीडिंग देगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इस तरीके का अरेंजमेंट होगा वर्टिकल स्टाफ में जिसमें हमारे पास ग्रेजुएशंस बनी हुई होंगी. जब मैं इस टाइप के अरेंजमेंट से देखूंगा तो इस अरेंजमेंट के साथ एक ऊपर वाली येलो लाइन होगी, उसके बाद एक व्हाइट वाली लाइन होगी और उसके बाद फिर येलो लाइन होगी. आपको क्या करना है, ऊपर वाली रीडिंग और नीचे वाली रीडिंग को कंसीडर करना है और इन दोनों रीडिंग्स के बीच के डिफरेंस के बेसिस पे और जो एंगल आएगा मेरे पास उस एंगल के बेसिस पे हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस को मेजर करते हैं. तो ये जो हमारे पास इस टाइप का अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को हम लोग नाम देते हैं स्टेडिया हेयर. तो यहाँ पे हमें बेसिकली इस हेयर को, जो हमारे स्टेडिया हेयर है, इसको यूज करते हैं और जिस भी डिवाइस में इस टाइप का अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट वाले डिवाइस को हम लोग टेक्योमीटर बोल सकते हैं.
तो जनरली टेक्योमीटर के अंदर हमें किसी भी दो पॉइंट के बीच में कोई भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस लेने की जरूरत नहीं है। हम लोग सिर्फ वर्टिकल स्टाफ से एक एंगल मेजर करेंगे और उसके बीच में जो भी हमारे पास स्टाफ पे जो रीडिंग्स आएंगी इन दोनों अपर और लोअर हेयर के बेसिस पे, उन रीडिंग्स के थ्रू हम लोग कैलकुलेशंस के बेसिस पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट लर्निंग आउटकम कंप्लीट किया, विच इज डिफाइन द टर्म टेक्योमेट्री। तो नेक्स्ट इज डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग। कौन कौन से सिस्टम्स हैं जो टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में एग्जिस्ट करते हैं? मेनली देखिए टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग में दो टाइप के सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। पहले वाले को बोला जाता है स्टैडिया। First one is stadia method and second one is subtense method. स्टेडिया मेथड को हम लोग फिक्स्ड हेयर मेथड भी बोलते हैं। और जो सबटेंस मेथड है इसको हम लोग मूवेबल हेयर मेथड भी बोलते हैं। तो देखिए टेक्योमेट्रिक सर्वेइंग के अकॉर्डिंग हमारे पास दो टाइप के सिस्टम्स या दो टाइप के मेथड्स अवेलेबल हैं, फिक्स्ड हेयर एंड मूवेबल हेयर, और या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टेडिया मेथड एंड सबटेंस मेथड। तो वन बाय वन दोनों को डिस्क्राइब करते हैं। ये बोलता है इन दिस मेथड द स्टेडिया वायर्स आर कंप्लीटली फिक्स्ड। देखिए स्टेडिया मेथड को मैंने बताया आपको फिक्स्ड हेयर मेथड भी बोलते हैं। तो एक ऐसा मेथड बेसिकली जिसके अंदर जो हमारे हेयर हैं ये कंप्लीटली फिक्स रहेंगे। जैसे इधर देखिए इस डायग्राम में इन दोनों के बेसिस पे मैंने नाम दिया, ऊपर वाले और नीचे वाले जो ग्रीन वाले जो हेयर्स हैं इनको हम स्टेडिया बोल सकते हैं। ये बोलते हैं कि जब ये दोनों फिक्स रहेंगे, इन दोनों के बीच में ये वेरी नहीं कर सकते आपके पास, तो इस टाइप के मेथड को नाम दिया जाता है स्टेडिया मेथड। अब इस मेथड में आगे नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं। देखिए रीडिंग्स ऑन दी स्टेडिया तो मैंने बताया कि यहाँ पे जो रीडिंग्स हम लोग लेके चलते हैं वर्टिकल स्टाफ पे, ये इस फिक्स स्टेडिया के बेसिस पे लेके चलते हैं और इस रीडिंग को हम लोग स्टाफ इंटरसेप्ट भी नाम दे सकते हैं, जिसको स्टाफ इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट हम आगे प्रिंसिपल में डिस्कस करेंगे डिटेल में। आगे स्टेडिया मेथड के बाद दूसरा मेथड है मेरे पास सबटेंस मेथड, या फिर इसी को नाम दिया जाता है मूवेबल हेयर मेथड। लिखते हैं इसके बारे में। जो स्टेडिया मेथड है कंप्लीटली उसका ऑपोजिट पॉइंट है इसमें। इसने बोला पहला पॉइंट, द स्टेडिया वायर्स आर नॉट फिक्स एंड बोथ द वायर्स आर वेरिएबल। दोनों वायर्स को वेरी कराया जा सकता है। हम लोग इनके बीच का जो डिस्टेंस है, जो दो ग्रीन लाइंस के बीच का डिस्टेंस है, उसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बोलता है कि सबटेंस मेथड को हम लोग इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट के लिए बेसिकली यूज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस मेथड कैन बी यूज्ड फॉर इंक्लाइन लाइन ऑफ साइट। तो देखिए हमने हमारे सेकेंड लर्निंग आउटकम में जाना कि हम लोग हमारे टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट सिस्टम्स को बेसिकली दो पार्ट्स में बांटते हैं। पहला हमने सिस्टम पढ़ा था फिक्स्ड हेयर मेथड और दूसरा हमने पढ़ा था फ्री या फिर मूवेबल हेयर मेथड, और इनके बेसिस पे इनको नेम्स क्यों दिए गए हैं, इनके डिस्क्रिप्शन को हमने जाना। देखिए मैंने बताया कि आपके पास हम लोग यहाँ पे जो यूज करते हैं स्टेडिया मेथड के बेसिस पे, हमारे पास जो हेयर रहेगा वो हेयर की वैल्यू रहेगी फिक्स्ड। मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे पास स्टाफ जितने कम डिस्टेंस पे अवेलेबल है, यहां से मैंने ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, जितने कम डिस्टेंस पे अवेलेबल होगा इंटरसेप्ट की वैल्यू जो मेरे पास रीडिंग आएगी ऊपर वाले हेयर पे और नीचे वाले हेयर पे, वो वैल्यू उतनी कम आएगी।
जितने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करता जाएगा वो रीडिंग की वैल्यू उतनी ज्यादा आएगी। आप डायग्राम से देख सकते हैं यहाँ पे, ये डायग्राम जनरली रिप्रेजेंट ये करता है कि आपके पास 3 पोजीशंस हैं एक ऑब्जेक्ट की। ओ पॉइंट से आपने ऑब्जर्व किया, पहले हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट था वो अवेलेबल था ए बी पे, तो इसके अकॉर्डिंग सेंटर पॉइंट था सी, और जो मेरे पास रीडिंग आ रही थी वो रीडिंग आ रही थी ए बी। उसके बाद यही ऑब्जेक्ट आ गया अब थोड़ा सा आगे, और रीडिंग भी रिड्यूस हो गई इस डिस्टेंस के साथ साथ। अब रीडिंग आ रही है A1 B1, और फिर आगे फिर डिस्टेंस आ गया मेरे पास, अब डिस्टेंस और मैंने कम कर दिया और रीडिंग्स आ गई मेरे पास A2 B2। इन तीनों पॉइंट्स को कवर करते हुए जो भी हमारे पास 3 लोकेशंस हैं, इनके बेसिस पे हम लोग यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे बेसिकली स्टेडिया के कॉन्स्टेंट्स को। तो स्टेडिया कॉन्स्टेंट्स को खत्म करने से पहले, स्टडी करने से पहले एक बार हम लोग बात करते हैं इस एंगल के बारे में। देखिए हम लोग यहाँ पे इसको फॉलो करते हुए चल रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं कि मेरे पास एक सिमिलर ट्राइंगल्स हैं हमारे पास। इन सिमिलर ट्राइंगल्स के बेसिस पे डिस्टेंस A2C2 अपॉन डिस्टेंस OC2 is equal to distance A1C1 upon distance OC1। आगे अगेन डिस्टेंस AC अपॉन डिस्टेंस OC, इनकी वैल्यूज कांस्टेंट होगी। दिस कांस्टेंट इज K। सेम ऐसे ही आगे अगर बात की जाए, देखिए ये जो जितनी भी वैल्यूज आएंगी हमारे पास वैल्यूज आएंगी टेंजेंट बीटा बाय 2 की, टेंजेंट बीटा बाय 2 की। इसी को अगर रिवर्स कर देते हैं, इसी को अगर रिवर्स कर दिया जाए तो हम लोग ये लिख सकते हैं दिस इज कोटेंजेंट बीटा बाय 2। सेम इसी तरीके से अब देखिए मेरे पास डिस्टेंस है A2C2, इसकी बजाय अगर मुझे डिस्टेंस लिखना हो A2B2 तो हम लोग इसको हाफ करके लिख सकते हैं। A2C2 इज द हाफ ऑफ A2B2। तो यहां पे जब हम लोग इसको हाफ को कवर करके चलते हैं तो हम लोग यहां पे लिखेंगे डिस्टेंस OC2 अपॉन, अगर मुझे लिखना हो A2B2, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस OC1 अपॉन A1B1 OC अपॉन, यहां से ये वैल्यू आ गई मेरे पास हाफ ऑफ कॉट बीटा बाय 2, जिसको हम लोग एक कांस्टेंट लिखते हैं, और ये कांस्टेंट है आपके पास स्मॉल k। तो इस कांस्टेंट को हमने लिखा स्मॉल k। ये बोलता है, इसका मतलब यहां पे ये है कि आप चाहे कितने भी किसी भी डिस्टेंस पे एग्जिस्ट कर लीजिए, चाहे आप अपना वर्टिकल स्टाफ को आप चाहे कितना पास रख लीजिए, चाहे कितना दूर रख लीजिए, इनके बीच में जो भी हमारे पास इंटरसेप्ट आएगा, उस इंटरसेप्ट का जो रीडिंग आएगी, डिफरेंस आएगा, उस रीडिंग को जब हम लोग डिस्टेंस से डिवाइड करेंगे तो उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगी, और उसकी वैल्यू आएगी मेरे पास हाफ ऑफ कोटेंजेंट बीटा बाय 2। अब नेक्स्ट पॉइंट, अगर बीटा की वैल्यू 34 मिनट्स 24.64 सेकेंड्स आती है तो इस कंडीशन में मेरे पास जो कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 100 आएगी। तो हम लोग हमारे टेक्योमीटर को इसी तरीके से डिजाइन करके चलते हैं जिसमें बीटा की वैल्यू हमारे पास आए 0 डिग्रीज 34 मिनट्स एंड 2.64 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं इसी प्रिंसिपल की तरफ। देखिए हमने एक लेंस कंसीडर किया, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है, लेट अस सपोज इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस यहां कहीं लाई करती है। अब ये जो देख रहे हैं ये है इंस्ट्रूमेंट की वर्टिकल एक्सिस, और इसी के साथ साथ जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस वर्टिकल एक्सिस से थोड़ा सा आगे होगा। लेट अस सपोज वर्टिकल एक्सिस और ऑब्जेक्टिव के बीच में जो डिस्टेंस है ये है स्मॉल t, राइट। ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, और इस ऑब्जेक्ट पे जब रीडिंग्स को मैंने नोट किया तो रीडिंग आई मेरे पास स्मॉल s, जिसको हम लोग नाम देते हैं स्टाफ इंटरसेप्ट। और यहां से जो इमेज बनी मेरे पास, ये इमेज बनी है स्मॉल i। इस स्मॉल i को लिखते हैं हम लोग स्टेडिया इंटरवल। f1 जो है, f1 है हमारे पास डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ऐसे ही जो f2 है हमारे पास, ये f2 दे रखा है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द सेंटर। सेंटर ऑफ द लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है f1, और f2 है हमारे पास ऑब्जेक्ट
बेसिकली इमेज का डिस्टेंस इसी सेंटर से। और सेम ऐसे ही अगर हम लोग कैपिटल डी लेते हैं तो कैपिटल डी है वर्टिकल एक्सिस, जो भी हमारे पास सेंटर पॉइंट होगा उस सेंटर पॉइंट से ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है आपके पास कैपिटल डी। तो इन इन सभी पॉइंट्स के बेसिस पे हमें एक एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना है जिसमें हम लोग इसके कांस्टेंट से डील करेंगे। सबसे पहले तो इन नोटेशंस को लिखते हैं। फर्स्ट नोटेशन इज कैप स्मॉल डी। स्मॉल डी हमने लिखा द डिस्टेंस बिटवीन वर्टिकल एक्सिस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एंड सेंटर ऑफ द लेंस। लेंस के सेंटर और वर्टिकल एक्सिस के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने लिखा है स्मॉल डी। देखिए हमने सब नोटेशन सब भी लिख ली हैं, तो इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि देखिए हमारे पास जो ट्राइंगल है, मैं शेड कर रहा हूं यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली जो ट्राइंगल है, दिस ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस। सेम ऐसे ही आप इसमें कंप्लीट अगर लिखना चाहो तो कंप्लीट भी लिख सकते हो कि हमारे पास ये वाली जो दोनों ट्राइंगल्स हैं, ये दोनों ट्राइंगल्स इन दोनों ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंगली आप ये बोल सकते हैं कि सिमिलर होंगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग ये लिख सकते हैं डिस्टेंस f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन i बाय द यूज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। लिखते हैं इसमें पहला डिस्टेंस f1 अपॉन f2 इज इक्वल टू डिस्टेंस s अपॉन i। इसी के साथ साथ लेंस फॉर्मूला, जो हम लोग फिजिक्स में पढ़ते थे उसी लेंस फॉर्मूला के बेसिस पे हमने लिखा है 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/f। देखिए ये होता था हमारे पास 1/u अपॉन 1 प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f। u होता था ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड v होता था इमेज का डिस्टेंस, तो उसी को हमने यहाँ पे लिखा है f1 एंड f2 के टर्म्स में। आगे नेक्स्ट पॉइंट, पूरे कंप्लीट सिस्टम को f1 f2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए पूरी इक्वेशन को आपको मल्टीप्लाई करना है f इंटू f1 से। तो f1 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपके पास बनेगा f प्लस, यहाँ पे आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आपके पास बनेगा f इंटू f1/2 इज इक्वल टू 1 अपॉन f इंटू f टाइम्स f1, बच जाएगा आपके पास f1। तो देखिए f1 अपॉन f2 को हम लोग ऊपर लिख चुके हैं s अपॉन i, तो यहां से हम लोग ये लिख सकते हैं तो मेरे पास यहां से वैल्यू आ गई f प्लस f इंटू एस अपॉन आई इक्वल टू f1। अब देखिए इस डायग्राम को, इस डायग्राम में हम लोग कैपिटल D की वैल्यू को ये लिख सकते हैं कैपिटल D इज इक्वल टू स्मॉल d प्लस f1। तो हमने इस डायग्राम को देखते हुए कैपिटल D की वैल्यू को लिख दिया स्मॉल d प्लस f1। तो कैपिटल D इक्वल टू स्मॉल d प्लस f1 की वैल्यू, तो मेरे पास यहां से वैल्यू बनी कैपिटल D इक्वल टू, इसको थोड़ा सा हमने रीअरेंज करके लिखा है
तो यहाँ पे जो एफ अपॉन आई है इसको हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये मल्टीप्लाई हुई है एस के साथ, और इसी टर्म में हमने एफ प्लस डी को ऐड किया है तो इसको लिखा जाता है एडिटिव कांस्टेंट। तो मेरे पास यहां से जो इक्वेशन बनेगी डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए, वो इक्वेशन बनेगी कैपिटल डी इक्वल टू के इंटू एस प्लस, जिसमें k इज मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट, s इज इंटरसेप्ट, स्टाफ इंटरसेप्ट, एंड जो c आएगा वो आएगा आपके पास एडिटिव कांस्टेंट। देखिए आगे अगला पॉइंट ये बोलता है कि हमने k और c को तो कंसिडर कर लिया, लेकिन इनकी वैल्यूज कितनी होंगी। ये बोलता है फॉर ए गिवन टैक्योमीटर, अभी हमने ऊपर एक पॉइंट कंसिडर किया था कि एक फॉर इस स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ बीटा, हमने k की वैल्यू एक लिखी थी वहां पे कांस्टेंट 100 के इक्वल, तो उसी के बेसिस पे गिवन जो स्टैंडर्ड टैक्योमीटर आता है इसके लिए k की वैल्यू होनी चाहिए 100, और जो मेरे पास एडिटिव कांस्टेंट है इट मस्ट बी एज मिनिमम एज पॉसिबल, इसकी वैल्यू होनी चाहिए 0। तो बेसिकली देखिए यहाँ पे स्टेडिया मेथड ये बोलता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्टाफ इंटरसेप्ट कैलकुलेट करना है स्मॉल s। उस स्टाफ इंटरसेप्ट के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन में जो भी हमारे पास इक्वेशन आई है इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। टैक्योमेट्री की थ्योरी भी यही बोलती थी कि हम लोग यहाँ पे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मेजर करेंगे इनडायरेक्टली, तो वो इनडायरेक्ट मेजरमेंट हमने यहाँ से देखा है। तो देखिए हमने यहाँ पे स्टडी किया कि प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड क्या होता है, और इसके थ्रू हमने इक्वेशन डिटरमाइन की और एक्सप्रेस की कि कैपिटल डी जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इसको हम लोग किसके बेसिस पे डिटरमाइन करते हैं। आई होप इस टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद आप टेक्योमेट्री को डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद आप डिफाइन कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं जो डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ टेक्योमेट्रिक मेजरमेंट्स हमने यूज किए थे, और इसी के साथ साथ हमने डिस्क्राइब किया था यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड के बारे में। देखिए टेक्योमेट्री में मैंने आपको बताया था कि एंगुलर सर्वेइंग की वो ब्रांच जिसमें हम सिर्फ एंगल्स को मेजर करके डिस्टेंसेस कैलकुलेट करते हैं उसको हम लोग नाम देते हैं टेक्योमेट्री। आगे हमने डिस्कस किया कि सिस्टम्स जो है इन सिस्टम्स को हमने दो पार्ट्स में बांटा था, पहला था स्टेडिया मेथड और दूसरा था सबटेंस मेथड। स्टेडिया मेथड में हमारे पास फिक्स्ड है, जो क्रॉस हेयर्स हैं जो हमारे पास स्टेडियाज हैं ये फिक्स रहेंगे इनकी पोजीशंस, लेकिन टेक्योमेट्री के अंदर सबटेंस मेथड में बेसिकली ये वेरी कर सकते हैं। फिर हमने डिस्कस किया प्रिंसिपल ऑफ स्टेडिया मेथड को, ये बोलता है कि हमारा ऑब्जेक्ट कितना भी दूर क्यों ना चला जाए इसके बीच में जो भी स्टाफ इंटरसेप्ट और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की जो रेशो है ये हमेशा फिक्स रहेगी और कांस्टेंट रहेगी। और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस को किस तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है, कैसे डिटरमाइन करते हैं, वहां यहाँ पे हमने जाना।